Why is Antarctica suddenly falling apart? ये क्रैक 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। लिटरली कॉन्टिनेंट का एक मेन लैंड उससे अलग हो चुका है। इस क्रैक को कहते हैं कैज़म 1। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंटार्कटिका आखिर क्यों टूट रहा है। इस डेडली क्रैक के कॉजेज और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम कैज़म 1, अंटार्कटिका में एक और बहुत ही बड़ा क्रैक डेवलप हो गया है। मानो कि आपके बॉडी से एक हाथ अलग हो गया हो और अब एक और। ये स्ट्रेंज है कि लास्ट कुछ सालों में अंटार्कटिका में काफी बड़े बड़े क्रैक्स इंक्रीज होने लगे हैं। साइंटिस्ट भी कंफ्यूज्ड है कि हर हिडन क्रैक जो आइस के अंदर हुआ करता था अब वो सडनली एक्टिवेट होने लगा है। Antarctica is changing very rapidly. What we're trying to do is understand how these cracks grow and predict the timing of these big calving events. लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर यूं ही चलता रहा तो क्या एक दिन पूरा कॉन्टिनेंट टुकड़ों में बट जाएगा। क्या आपको पता है अंटार्कटिका के पास इतना फ्रेश वाटर है कि वो ग्लोबल सी लेवल्स को 200 फीट से भी ज्यादा बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर यहाँ आइस के फॉर्म में लॉक्ड है। अंटार्कटिका सिर्फ एक फ्रोजन वेस्टलैंड नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। थोड़ा आइडिया के लिए आप ऐसे सोचो, थ्वेट्स ग्लेशियर्स, जिसे हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, अगर वो मेल्ट हो गया तो सी लेवल 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। और ये यूं ही कोई एब्स्ट्रैक्ट नंबर नहीं है, हम ऑलरेडी स्मॉलर राइज के इफेक्ट्स देख चुके हैं। 6 इंच के सी लेवल राइज ने नॉर्थ कैरोलिना जैसे कोस्टल रीजियन को डेली फ्लड जोन्स में बदल दिया था। रोड्स इम्पैसेबल हो गए, होम सबमर्ज होने लगे और सारी कम्युनिटी पानी से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। अब इमेजिन कीजिए अगर सी लेवल 2 फुट से ज्यादा राइज हो गए तो क्या इफेक्ट होगा। ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज और कंट्रीज सी लेवल के नीचे हैं, इंक्लूडिंग जापान, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के कोस्टल रीजियंस जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल। अगर ग्लेशियर्स ऐसे ही मेल्ट होते रहे तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज पानी में सबमर्ज्ड हो सकती है। ये कल की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है जो अभी इसी वक्त हो रही है। सेंचुरीज तक अंटार्कटिका एक अनकॉन्करेबल लैंड था। कई एक्सप्लोरर्स वहाँ पे जाने का ट्राई किए, फेल हुए और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। ये कॉन्टिनेंट एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड है जो अपनी ब्रूटल पावर का टेस्टिमनी है। टेम्परेचर्स इतने एक्सट्रीम हैं कि वो -40 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करते हैं। इतना ड्राई है कि टेक्निकली सहारा डेजर्ट से भी ज़्यादा एंड ह्यूमिडिटी इज बिलो 1%। वेदर इतना ज़्यादा ड्राई है कि एक्सपोज्ड स्किन मिनट्स में फ्रीज हो सकती है। पोलर बियर यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते, सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स कोस्टल रीजन के पास पाए जाते हैं। ये आइसोलेशन और हॉस्टिलिटी इसे हज़ारों सालों तक हम जैसे इंसानों की नज़रों से दूर रखी थी। 1820 तक तो दुनिया को ये भी नहीं पता था कि एक कॉन्टिनेंट बर्फ़ के नीचे छुपा है। अर्ली एक्सप्लोरर्स के पास चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी। कड़ाके की ठंड, जानलेवा तूफान और बचाव की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इन्हीं सारे हार्श कंडीशंस की वजह से बहुत सारे एक्सप्लोरर्स मारे भी गए थे। 2000 साल पहले फिलोसोफर्स जैसे एरिस्टोटल एंड टॉलेमी एक बहुत ही अननोन सदर्न लैंड इमेजिन करते थे जिसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा कहा गया। 1520 में फर्डिनेंड मैगेलन साउथ अमेरिका के सदर्न टिप तक पहुंचे पर वो अंटार्कटिका नहीं पहुंच पाए। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस किया पर वो सिर्फ हावरिंग आइसबर्ग्स देख पाए, कुछ भी लैंड नहीं।
1820 में फेबियन गॉटलिग वॉन बेलिंगshausen ने एंटार्क्टिका के एग्जिस्टेंस को फर्स्ट टाइम रिवील किया। ये कॉन्टिनेंट बर्फ की चट्टानों के नीचे दबा हुआ है और ग्लेशियर्स, जमा देने वाली ठंड और तूफानों की वजह से ये हमारे लिए अनरीचेबल है। अर्ली एक्सप्लोरर्स जैसे रॉबर्ट स्कॉट और शैकलेटन अपने जर्नी में अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स फेस किए थे, यहाँ तक कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए स्लेड डॉग्स तक खाने पड़े थे। रॉबर्ट स्कॉट साउथ पोल में सबसे पहली बार पहुंचना चाहते थे, लेकिन नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ पहली बार साउथ पोल पहुंचे। सोचिए एक ऐसी हवा जो आपको उड़ा दे। एंटार्क्टिका हाईएस्ट और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड का 90% से भी ज्यादा आइस स्टोर करता है और अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। स्पीड अप टू 300 किलोमीटर्स पर आवर। ये विंड्स कैटाबैटिक विंड्स कहलाते हैं, जो गहरी ठंडी हवा होती है। एक और डेंजर है वाइट आउट। इस कंडीशन में स्काई और ग्राउंड एक यूनिफॉर्म वाइट हो जाती हैं। ट्रैवलर्स अपने रास्ते भूल जाते हैं और गोल गोल एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं। ग्राउंड्स भरे हुए हैं क्रेविसेस से, जो कि डीप क्रैक्स है, बर्फ की पतली चादर के नीचे छुपे हुए हैं। ये क्रेविसेस 65 से 100 फीट तक डीप हो सकते हैं, जो ना जाने कितने ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स को अपने अंदर स्वॉलो कर चुके हैं। ये सेम क्रेविसेस अब एक जॉइंट क्रैक का रीजन है जो एंटार्क्टिका को ब्रेक कर रहे हैं। इन सारी चीजों का बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन किया हुआ है हेली 6 रिसर्च स्टेशन में। एक मैसिव क्रैक कैज़न 1 सडनली डेवलप हुआ और अपने मेनलैंड को ब्रेक करके थ्रेट बन गया। स्टेशन जो रीलोकेटेबल बिल्ड हुआ था, 23 किलोमीटर ट्रैवल करके एक सेफ जगह में ले जाया गया। ये सारे इंसिडेंट्स साइंटिस्ट के लिए एक वेकअप कॉल था कि अब एंटार्क्टिका के स्टेबल लैंड्स भी वोलाटाइल हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से हजारों सालों में पहली बार सनलाइट अब सी लेवल्स को रीच कर रही है। एंटार्क्टिका के मैसिव ग्लेशियर्स के नीचे शायद एक हिडन वर्ल्ड है जिसने आज तक कभी सनलाइट देखा ही नहीं। रिमोट व्हीकल्स ने डिस्कवर किया था एक ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, जायंट स्पॉन्जेस, पिंक कोरल्स और नए स्पीशीज। प्रूफ है कि बुरे से बुरे कंडीशन में भी लाइफ सरवाइव कर सकती है, लेकिन डेंजर्स भी उतने ज्यादा ही हो सकते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि थिक परमाफ्रॉस्ट के अंदर शायद एंशिएंट ज़ॉम्बी वायरसेस हिडन हो सकते हैं। दूसरे पोलर रीजियंस में 48,000 से ज्यादा पुराने डेंजरस वायरसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आइस मेल्ट हुआ तो ये सारे वायरस रिलीज हो जाएंगे और डेंजरस डिजीज ला सकते हैं इंसानों और जानवरों में। चैलेंजेस और हिडन डेंजर्स के बावजूद एंटार्क्टिका दुनिया के सारे कंट्रीज के कोऑपरेशन का सिंबल है। 1959 के एंटार्क्टिका ट्रीटी और 1991 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी दुनिया के सारे कंट्रीज को रोकती है ड्रिलिंग और माइनिंग करने से। ये इंश्योर करता है कि बाकी सारे कंट्रीज एंटार्क्टिका के रिसोर्सेज को सेल्फिशली यूज ना करें, जैसे कि 500 बिलियन बैरल ऑयल्स जो आइस के अंदर छुपे हुए हैं, जो आइस को और भी जल्दी मेल्ट कर सकते हैं। सारी ट्रीटीज इंश्योर करती है कि एंटार्क्टिका के रिसोर्सेज सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो और कोई भी कंट्री उसे सेल्फिशली क्लेम ना करे। आप सोच रहे होंगे, अगर एंटार्क्टिका इतनी डेंजरस है फिर भी इतने सारे लोग इसे आसानी से विजिट कैसे कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब तो क्रूजेस भी जाने लगी है। 1990s में सालाना 5,000 टूरिस्ट एंटार्क्टिका विजिट करते थे, पर अब वो नंबर बढ़ के करीबन 1 लाख हो चुका है, थैंक्स टू एडवांसमेंट इन नेविगेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी भी ट्रैवल विंडो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 3 से 4 महीने का, यानी नवंबर से मार्च तक, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बेरेबल होता है। बाकी पूरे साल ये एक फ्रोजन हेलस्केप है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड है। टूरिस्ट ग्राउंड पे बैठ नहीं सकते फॉरेन बैक्टीरिया कंटामिनेशन की वजह से, और यूरिन भी शिप में ले जाना पड़ता है। एंटार्क्टिका एक टेस्ट है, डेस्टिनेशन नहीं। ये हम सबको रिमाइंड कराता है कि हम सब गेस्ट्स हैं, ओनर नहीं।
कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, आप इसे कॉन्कर नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पे सीख सकते हो। एंटार्क्टिका एक प्लेस नहीं, ये हमारे एम्बिशन के लिमिट्स का टेस्टामेंट है और हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का रिमाइंडर है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।